हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ने में मग्न होंगे, यही मेरी कामना है। चलिए बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 8 को लेकर। इसको आज हम लोग सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। दोस्तों, पता चला है बच्चों कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और आप लोग कमेंट वगैरह लाइक वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग शेयर वगैरह करते तो सब्सक्राइब चैनल का ज़रूर बढ़ता। तो सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं दोस्तों के पास, समझे। इसलिए जो कि मेरा आप लोगों से विनती है कि आप लोग वीडियो को जो है कि ज़रा सा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वीडियो में ज़रा सा सब्सक्राइबर बढ़े, चैनल में सब्सक्राइबर बढ़े और व्यूज़ वगैरह आए, तो उससे जो है कि ज़रा सा हमको भी अच्छा लगता है। तो कमेंट वगैरह ना करना भूलिएगा। और आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 8 परिवहन तथा संचार यानी परिवहन एवं संचार परिवहन एवं संचार चैप्टर को लेकर आए हैं। इसको हम लोग सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परिवहन मतलब हुआ एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब हम जाने के लिए जिस वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उसे ही परिवहन कहते हैं। जैसे हम गाड़ी का प्रयोग करते हैं, साइकिल का प्रयोग करते हैं, ये परिवहन हुआ। यहाँ है संचार। संचार मतलब हुआ संदेशों का आदान प्रदान, वो संचार कहलाता है। जैसे हम कोई संदेश भेजते हैं या किसी को कोई मैसेज भेजते हैं, वो इंटरनेट के जरिए भेजते हैं, तो वो संचार में आ गया। ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, परिवहन का सबसे तेज और सबसे महंगा साधन वायु मार्ग है। सही बात है। तो परिवहन में मतलब आपको किसी चीज़ को या आपको खुद को कहीं पर जाना है और सबसे तेज़ी में जाना है, बहुत स्पीड में जाना है, बहुत जल्दी आपको ज़रूरी है, तो आप कैसे जा सकते हैं? वायु मार्ग से, यानी एरोप्लेन से जा सकते हैं। और वो सबसे ज़्यादा महंगा भी होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला सबसे महंगा साधन कौन सा है? वायु मार्ग है, मतलब एरोप्लेन वाला है। ठीक है। आगे चैनल टनल पेरिस को लंदन से जोड़ती है। चैनल टनल किसको जोड़ती है? पेरिस को लंदन से जोड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, चैनल टनल किसको जोड़ती है? पेरिस को लंदन से। ठीक है। और इससे सवाल पूछेगा, परिवहन का सबसे तेज और सबसे तेज किंतु सबसे महंगा साधन कौन सा है? वायु मार्ग है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे है पनामा नहर पनामा नगर को कोलोन से जोड़ती है। पनामा नहर जो है ये लगभग 72 किलोमीटर लंबाई है, समझे, याद रखिएगा। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर। तो पनामा नहर पनामा नगर को किससे जोड़ती है? कोलोन से जोड़ती है। याद रखिए, पनामा नहर पनामा नगर को कोलोन से जोड़ती है। ठीक है। आगे वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जिसको हम लोग लिखते हैं www, उसके बाद जो कि कोई वेबसाइट होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन थे? टिम बर्नर्स ली थे। वर्ल्ड वाइड वेब www के संस्थापक कौन थे? टिम बर्नर्स ली थे। ठीक है। आगे स्वेज नहर को व्यापार हेतु 1869 में खोली गई थी। ये तो आप जो इतिहास में भी पढ़े होंगे कि स्वेज नहर को व्यापार करने के लिए उसमें जल मार्ग द्वारा जो कि उसमें जल मार्ग द्वारा जो है कि पानी जहाज और नाव वगैरह चले, तो इसके लिए कब से खोली गई? तो 1869 में खोली गई थी। आगे स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे है साइबेरियन या साइबेरिया, या तो साइबेरियन आ जाए या तो साइबेरिया, यहाँ पर ना आए, यहाँ पर आकार लग जाए, हो सकता है। तो साइबेरियन रेल मार्ग रूस में है, या रूस या रसिया जो बोलिए। साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पर है? रूस में है, रसियन में है, रूस में। संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। ये तो मैंने यहाँ पर ऊपर पे ही बता दिया था कि संदेशों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। आगे है पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग डार्विन और मेलबर्न से होकर गुजरती है। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो है ये कहाँ से होकर कहाँ तक गुजरती है? डार्विन और मेलबोर्न से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रेल मार्ग का सघनतम घनत्व पाया जाता है। लगभग कहा जाता है कि 40%, मतलब पूरे विश्व का लगभग 40% रेल मार्ग सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही है। याद रखिए, ये भी सवाल बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पूरे विश्व का कितना प्रतिशत रेल मार्ग का सघनतम घनत्व पाया जाता है? लगभग 40%, समझे, लगभग 40% रेल मार्ग पूरे विश्व का सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाया जाता है। बाकी 60% में जो है कि पूरे दुनिया और बचा। तो याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रेल मार्ग का सघनतम घनत्व पाया जाता है। हाँ, याद रखिएगा। आगे वृहद ट्रंक मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। वृहद ट्रंक मार्ग कहाँ से होकर गुजरती है? अटलांटिक महासागर से। वृहद ट्रंक मार्ग जो है, मार्ग मतलब सड़क, वृहद ट्रंक मार्ग जो है ये कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है।
आगे है बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम को प्रवाहित किया जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसे प्रवाहित किया जाता है, मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो पेट्रोलियम को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। बिग इंच एक पाइपलाइन है, समझिए, इसके द्वारा पेट्रोलियम को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है और भेजा जाता है पेट्रोलियम को। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे है बच्चों, देखिएगा आप लोग, एंथेस आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है। एंथेस जो है वो आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है। ठीक है, एंथेस आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है। आगे है सड़क परिवहन मैदानी स्थलाकृति का उपयोगी साधन है, मतलब सही बात है। तो सड़क अगर आप बनाना चाहते हैं तो कहाँ पर बनाइएगा? पहाड़ पर तो सड़क बना नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर पहाड़ पर रोड बना भी दीजिएगा तो नीचे से पहाड़ पर गाड़ी चढ़ेगा कैसे? उतना ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता। और समुद्र में या नदी में रोड तो बना नहीं सकते, और बनाने के लिए बहुत मेहनत लगेगा, बहुत खर्चा आएगा नदी में सड़क बनाने के लिए। तो इसीलिए सड़क परिवहन सबसे अच्छा कहाँ पर बन सकता है? तो मैदानों में बन सकता है जहाँ पर ज़मीन हो। आगे यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है ये कनाडा में है। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ पर है? कनाडा में है, समझे। आगे है कनेडियन नेशनल रेल मार्ग डेट्रॉइट से होकर नहीं गुजरती है। एक कनेडियन नेशनल रेल मार्ग है जो कि डेट्रॉइट से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा, कनेडियन नेशनल पार्क किस से होकर नहीं गुजरती है? तो डेट्रॉइट से होकर नहीं गुजरती। ये जिब्राल्टर स्वेज नहर पर स्थित है। जिब्राल्टर किससे संबंधित है? स्वेज नहर से। 2026 में ऐसा भी सवाल आया है बच्चों कि जिब्राल्टर का संबंध किससे है? समुद्र से। जिब्राल्टर का संबंध किससे है? समुद्र से। यहाँ भी याद रखिएगा। तो जिब्राल्टर का संबंध किससे है? स्वेज नहर से है। और किससे है? समुद्र से है। ठीक है, पानी से, जल से, यानी नदी से। जिब्राल्टर का संबंध नदी से, समुद्र से, जो ऑप्शन मिल जाए ठीक है। ठीक है, आगे विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक मार्ग, मतलब पूरे दुनिया में वह कौन सा समुद्री मार्ग है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी अवस्था में जो है कि बिजी हालत में नाव, पानी जहाज चलते रहता है, तो उस समुद्र का नाम है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। विश्व का सबसे व्यस्ततम मतलब हुआ बिजी, व्यस्ततम मतलब हुआ बिजी। तो विश्व का सबसे व्यस्ततम यानी बिजी समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। ठीक है, ये भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है। ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि भारत का वह कौन सा ऐसा सड़क है जो कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है, तो उस सड़क का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है? समुद्री मार्ग है, मतलब जल परिवहन है। लंबी दूरी तक मतलब हम लोगों, मेरे पास बहुत बड़ा सा सामान है कोई, उसको जो है कि बहुत ज़्यादा दूर तक ढोना है, और वहाँ पर पानी जहाज़ चलने वाला ऑप्शन है, मतलब पानी जहाज़ से हम भी जा सकते हैं, तो वहाँ पर हमको पानी जहाज़ से ले जाने में सस्ता पड़ेगा बाकी और दूसरे गाड़ी पर अगर ले जाने से। तो लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है? समुद्री मार्ग है। आगे पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, ये डोवर पत्तन इंग्लैंड में है। एक है डोवर पत्तन, पत्तन कहते हैं जहाँ पर पानी जहाज और नाव रुके उसे पत्तन कहते हैं, और उसे बंदरगाह भी कहा जा सकता है, तो डोवर पत्तन कहाँ पर है? डोवर पत्तन इंग्लैंड में है। डोवर पत्तन इंग्लैंड में। आगे है पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है। ये तो हम पहले अभी पीछे बताए थे कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर है, याद रखिएगा आप। पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर। ये तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। ये भी सवाल आया है 2024 में। तूतीकोरिन कहाँ पर है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, और ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है या भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा पत्तन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो तूतीकोरिन। ऐसे भी सवाल बन सकता है कि तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। या तमिलनाडु का मुख्य पत्तनों का नाम बताइए, तूतीकोरिन, ऐसे बन सकता है। या वह कौन सा निम्नलिखित में से वह कौन सा पत्तन है जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, भारत के पूरब में स्थित है, तो उसका नाम तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन पत्तन कहाँ पर है? वह तमिलनाडु में है। ठीक है, ये नाहवा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। एक नाहवा सेवा बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब जहाँ पानी जहाज और नाव रुके, जैसे जहाँ पर ट्रेन यानी जहाँ पर रेलगाड़ी रुके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेलवे स्टेशन। और जहाँ पर बस रुके वहाँ पर बस स्टैंड। तो उसी तरीके से जहाँ पर नाव और पानी जहाज रुके उसे बंदरगाह और पत्तन कहा जा सकता है। तो नाहवा सेवा एक बंदरगाह है, नाहवा सेवा बंदरगाह को पंडित
पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी उसको जाना जा सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी उसे कहा जाता है। आगे कोंकण रेलवे का विस्तार गुजरात में नहीं है, एक कोंकण रेलवे है तो उसका विस्तार मतलब उसका फैलाव कहाँ पर नहीं है, गुजरात में नहीं है। कोंकण रेलवे कहाँ पर फैला हुआ नहीं है, गुजरात में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा वीडियो, और आप लोग शेयर वगैरह करते रहिए और वीडियो को शेयर करिएगा, ज़रूर करिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। एक छोटा सा 2 नंबर वाला सवाल है, इसको आप लोग शांति से सुनिए। देखिए सवाल है, जल परिवहन के प्रमुख लाभ क्या है बताइए। मतलब अगर हम लोग गाड़ी पर जाना छोड़ दें और जल मार्ग द्वारा यानी पानी जहाज या नाव से एक जगह से दूसरी जगह अगर हम यात्रा करें तो उसका हमको क्या फ़ायदा होगा, या हम पानी जहाज़ पर ही या नाव पर ही अपने सामानों का आदान प्रदान करें, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, तो इससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो उसी का फ़ायदा, उसके लाभ क्या है, वही लाभ यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आंसर लिखना है, जल परिवहन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। जल परिवहन के लाभ, प्रमुख लाभ निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ। 1 नंबर में मैंने लिखा है, इसमें परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। मतलब इसमें परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसमें परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। उसके बाद है, यह परिवहन अन्य परिवहनों की तुलना में सस्ता होता है। सही बात है, यह परिवहन जो होता है कि सभी परिवहनों से सस्ता होता है, समझे। इसमें आगे है, इस परिवहन में ऊर्जा लागत भी कम पड़ती है। इसमें तो क्या ऊर्जा लगेगा, अगर नाव से जा रहे हैं तो कोई तेल तो जलेगा नहीं, तो फ्री में पहुंच जाइएगा, बस जो किराया है नाव वाले का वो लगेगा। तो इस परिवहन में ऊर्जा लागत भी कम पड़ती है। आगे महासागरीय भागों में वृहद आकार के, वृहद मतलब बड़ा आकार के, मतलब बड़े आकार के, महासागरीय भागों में वृहद आकार के यानी बड़े आकार के जलयान कहते हैं, या तो नाव को बोल दीजिए या तो पानी जहाज को बोल दीजिए। तो महासागरीय भागों में वृहद आकार के यानी बड़े आकार के जलयान सुगमता से मतलब आसानी से विश्व के विभिन्न भागों में चले जाते हैं। तो महासागरीय भागों में वृहद आकार के यानी बड़े आकार के जलयान मतलब या तो पानी जहाज बोलिए या तो नाव बोलिए, मतलब जलयान, जल में चलने वाला यान मतलब गाड़ी, जल में चलने वाला गाड़ी सुगमता से यानी कि आसानी से विश्व के विभिन्न भागों में चले जाते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 8, क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 8। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भली भांति पूर्वक आया होगा और आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स अभी बनाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया चैप्टर 8। अब हम जो अगले आएंगे तो 9वां चैप्टर लेकर आएंगे, समझे। तो इस समय तक के लिए आप लोगों को मैं यह कहना चाहूँगा कि वीडियो में आपको कैसा लगा, तो उसके बारे में आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी या ख़राब लगा, या किसी जगह गलत हुआ होगा वो हमको बताने का कोशिश करिएगा, ताकि हम भी पता करें, ताकि हमको भी पता लग सके कि यहाँ पर हमें वीडियो बनाने में गलती हो जा रही है, इसे सुधारने की तत्काल आवश्यकता है और मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगा ज़रूर। और आप लोग सब्सक्राइब वगैरह नहीं बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत दिन से 312 लगभग 315 करीब सब्सक्राइबर पर अटका हुआ है, उसको आप लोग बढ़ा नहीं रहे। मेरा आपसे जो है कि एक बार विनती है कि आप लोग एक बार सब्सक्राइबर को ज़रूर बढ़ाइए, या अपने आसपास में, या आप सभी के घरों में तो 2-3 मोबाइल तो होते हैं, आप सभी मोबाइल में जाइए, अपना एक मोबाइल खोलिए, उसमें KAUNEN कॉनेन REZA रेजा यूट्यूब में सर्च करिए, चैनल आ जाएगा मेरा, उसमें फ़ोटो लगा हुआ होगा, समझे। उसको खोलिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द तुरंत मिलते रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर इस बात पर मेरा ध्यान दिए होंगे, और जो है कि उम्मीद करते हैं कि आप जो है कि अगले 2 से 3 दिन में सब्सक्राइबरों को 315 से बढ़ाकर लगभग 350 के पार ले जाने का कोशिश करेंगे। तो मेरा उम्मीद को पानी में नहीं जाने दीजिएगा, मेरा उम्मीद बनाए रखिएगा, समझे। और हम भी आप पर उम्मीद बनाए रख रहे हैं कि देखते हैं हम फिर 2 दिन बाद चेक करेंगे अपना चैनल को कि कुछ ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ, कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ, समझे। तो इसके बाद हम फिर नया वीडियो लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। जब तक के लिए आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, और रटने पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, रटना को बिल्कुल काट दीजिए, समझिए। जो बात समझ में नहीं आया उसको अच्छे तरीके से फिर से पूछिए, कमेंट में कर दीजिए कि इसको समझ में नहीं आया तो इसको हमको फिर से समझाइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि या तो आप जो है कि मेरा तो ये नंबर भी है, यहाँ मैं अपना फ़ोन नंबर भी लिख दे रहा हूँ, 9546802907। ठीक है, 9546802907।
यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 2907। ये मेरा नंबर हुआ, मेरा नाम हुआ KAUNEN रेजा, समझे। जो आपको समझ में ना आए तो आप कॉल करके भी समझ सकते हैं, मैं बताने के लिए तत्पर रहूँगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए आपको बाय बाय। जब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। वीडियो में पूरी बनी रहने के लिए आपको थैंक यू।